दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बच्चों में आज भी झगड़े हो जाते हैं कि मैं क्लास में इसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ नहीं खेलूंगा, और इसमें भी कंडीशन डाल दी जाती है कि अगर ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन जनहित में आज बात बचपने की नहीं, बड़ों की करने जा रहे हैं और मुद्दा भी बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग के एसआईआर कहें या विपक्ष के शब्दों में वोट चोरी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने आज संकेत दिया है कि वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। तेजस्वी यादव ने दूसरी बार चुनाव बायकॉट का मैसेज दिया है। आज से 4 दिन बाद वो राहुल गांधी के साथ इसी पर बिहार का मन टटोलने के लिए भी निकलने वाले हैं। लेकिन दूसरी इससे भी गंभीर बात यह है कि विपक्ष देश के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर रहा है और 2024 में खालिदा जिया के चुनाव बायकॉट के बाद बांग्लादेश में जिस तेजी से हालात सियासी अराजकता की ओर बढ़े वो याद दिला रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर देश में आज भी सड़क से संसद तक और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कुछ हुआ है। बयान सामने आए, टिप्पणियां की गई जो आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की चुनाव बायकॉट वाली लाइन सुनिए और उन्हीं के साथ उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा पर भी गौर कीजिएगा, जो आरजेडी की बौद्धिक लाइन उसकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग, सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लोग बायकॉट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बायकॉट के बांग्लादेशी पैटर्न का संकेत तीसरी बार सार्वजनिक दिया है। चुनाव बायकॉट का पहला संकेत तेजस्वी ने 23 जुलाई को दिया था। इसी के दूसरे दिन 24 जुलाई को उनकी ओर से उसी बात को रिपीट किया गया और अब 13 अगस्त को तीसरी बार उन्होंने कहा है कि वोट चोरी की शिकायत अगर दूर नहीं हुई तो फिर बिहार चुनाव से बाहर रहने का फैसला लिया जा सकता है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं पहला संकेत 23 जुलाई को, फिर दूसरा 24 को और तीसरा संकेत अब 13 अगस्त को। बार बार चुनावी बायकॉट की बात उनकी ओर से कही जा रही है। राहुल गांधी ने तेजस्वी की हां में हां तो नहीं मिलाई, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान को प्रमोट किया। लेफ्ट ने भी कहा कि बायकॉट की बात सोची जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में तेजस्वी एंड टीम बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, एसआईआर के मुद्दे पर बायकॉट करेगी? इस पर राजनीति के जानकारों की राय पहुंचाए, लेकिन उसके पहले आपको वोट चोरी पर विरोध का, विपक्ष का अगले 2 महीने का कैलेंडर दिखा देते हैं। विपक्ष का हर जिले में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस 14 अगस्त को निकाला जाएगा। ये विरोध का कैलेंडर दिखा रहे हैं। सासाराम से राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त को आगे बढ़ेगी। इसके बाद 22 अगस्त से हर राज्य की राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली जाएगी, जबकि 15 सितंबर को वोट चोरी के विरुद्ध 1 महीने हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी अच्छा खासा प्लान तैयार किया गया है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहेगा। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और जैसा कि तेजस्वी ने कहा है कि माहौल देखकर फैसला लेंगे कि चुनाव का बायकॉट करना है या फिर नहीं। माहौल से यही मतलब निकलता है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता वास्तव में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ है या फिर नहीं है। आपको बताते चले, इसके पहले बिहार की जनता वास्तव में इसको लेकर क्या सोच रही है। कई बार बीते समय हमने देखा है जिन मुद्दों पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से बवाल करता है, लोगों के जुड़ने की उम्मीद रखता है,
लेकिन उसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। अब बड़ा सवाल है कि चुनाव बायकॉट की बात करने और बांग्लादेश जैसे हालात बताने में क्या अराजकता की चेतावनी है। जिन सियासी परिवारों के लगभग हर सदस्य चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक सब कुछ बने, क्या उनके बायकॉट से वास्तव में कोई असर पड़ेगा या ये महज चुनावी जुमला साबित होगा? वैसे रिकॉर्ड कहता है कि ऐसी चेतावनी से चुनाव नहीं रोके जाते, ना उनका व्यापक असर दिखता है। हमारे देश के संविधान में बहिष्कार के कारण चुनाव रद्द करने का प्रावधान नहीं है। अगर तमाम विपक्षी दल बहिष्कार कर भी दें तब भी चुनाव रद्द नहीं होंगे। विरोध में कोई उम्मीदवार ना हो तब निर्विरोध निर्वाचन होता है। मतलब यह है कि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और इनके दूसरे सहयोगी मैदान छोड़ भी दें तो फिर यह तय माने कि 243 बिहार की विधानसभा सीटों पर एनडीए के नाम जीत तय होनी लिखी है। और हो सकता है एनडीए यह मना भी रहा हो कि ये लोग बहिष्कार करके तो दिखाएं। अगले जब हम लोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो झारखंड के लिए क्यों नहीं लगाए जाते? मेरी समझ के परे ना ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे होने लगता है। हकीकत ये है कि विपक्ष को पता है आज की तारीख में कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए अब ये बहाना ढूंढते हैं। अब ईवीएम्स ठीक हो गई क्या? तो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि करके दिखाएं, में पारदर्शिता नहीं रही तो फिर बहिष्कार करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं, करके दिखाएं। आप लोग तो चाह रहे होंगे ना तेजस्वी यादव हट जाए तो फिर तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, एक तरफा माहौल, फिर तो किसी सीट पर लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे उनसे हम लोग डर रहे हैं। आप लोग नहीं डर रहे हैं? क्यों डरेंगे? अच्छा चित्रा, 80 सीटों वाली पार्टी है आरजेडी। कैसे बनी 80 सीटों वाली पार्टी? टेल मी। अगर उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो क्या ये 80 सीटें जीतते? बीजेपी एनडीए का पहले दिन से आरोप है कि एसआईआर का मुद्दा या फिर वोट चोरी का जुमला विपक्ष का अपनी हार को एडवांस में नकारने का बहाना है, जो इसे बिहार में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर निशाना भी साध रही है। सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक आंकड़ों और सबूतों की लड़ाई में आज बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और बड़ा हमला किया है। अनुराग ठाकुर के हमले की थीम थी कि गांधी परिवार तो चुनावी गड़बड़ियों से ही सत्ता में रहा है, सरकार में भी और पार्टी के भीतर भी। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया। 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, मतदाता मूर्खों का एक टोला है। राजीव जी ने कहा, बैलेट पेपर लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें, तो रखें किसको देश में? और इसके बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ 4 साल पुराना आरोप फिर निकाल लिया है। ये कहा कि सोनिया गांधी को तो भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बना दिया गया था। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय की ओर से लिखा गया है, सोनिया 1946 में इटली में जन्मी, उनकी शादी 1968 में हुई थी। इसके बाद वो लिखते हैं 1980 के वोटर लिस्ट संशोधन में सोनिया गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। ये कानून का उल्लंघन था क्योंकि तब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। नागरिकता के बाद 1983 में भी अंतिम तिथि के बाद ही उनका नाम जोड़ा गया था। बीजेपी सीधे सोनिया गांधी की विश्वसनीयता तक जा पहुंची है, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कहां रुकने वाली थी। उसने भी जबरदस्त पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि असल मुद्दा वोटों की चोरी का है, जिससे सरकार भाग रही है। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं वो? आज उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, अनुराग ठाकुर ने। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के। बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट हैं, तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने। हमें इन आंकड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को लाने में 6 महीने लग गए, 4 से 6 महीने लग गए एक विधानसभा की। ये 2 लोकसभा के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट ले आए। कैसे मिली इनको? तो हम इनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, हमें दें, पब्लिक को दें। दूध का दूध, पानी का पानी हम करके दिखाएंगे।
इंदिरा गांधी ने वोटरों को मूर्खों का झुंड कहा था और राजीव गांधी खुद बैलेट पेपर के खिलाफ थे। ये शब्द बीजेपी के हैं। इन बातों को पार्टी पहले ही गोले बनाकर कांग्रेस पार्टी पर दाग चुकी है। वोट चोरी के इस विवाद में आज एक और एंगल की एंट्री हुई है और वो ये है वोट चोरी के विरोध पर राहुल गांधी की जान को खतरे का। आप चौंकेंगे जरूर, लेकिन आज यही हुआ है। सावरकर मानहानि केस में आज पुणे की कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए उन पर खतरा बढ़ गया है। 10-15 दिन से अभी राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे। वोट चोर सरकार उनका स्लोगन भी है। तो ये सब आंदोलन के बाद कोई ना कोई तो नाराज है। ये नाराजी से राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई धागा फटका हो सकता है और सबूतों को सामने लाने का ये खेल अब दोनों तरफ से हो रहा है। वोट चोरी होने और वोट चोरी ना होने के दावों के खेल में तब तेजी आ गई जब तेजस्वी यादव को 2-2 वोटर आईडी दिखाए गए थे। इसके बाद से विपक्ष जो गड़बड़ियां दिखा चुका है, इसमें वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर आई कार्ड का मुद्दा सामने ला चुका है। चुनाव आयोग ने सिन्हा को नोटिस जारी किया। सिवान की अमृता देवी का मुद्दा उठा, जिनकी उम्र है तो 35 साल लेकिन वोटर लिस्ट में 124 साल थी, जिन्हें लेकर संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने टी शर्ट पहनकर उनके चेहरे के साथ प्रदर्शन भी किया। आज ही मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के 2-2 वोटर आईडी होने का भी खुलासा हो गया। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा है। निर्मला देवी को भी आयोग ने नोटिस दे दिया है। और आज ही बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में होने का सवाल उठा। आरोप लगाया गया है कि गुजरात के भीखू भाई जहां चुनाव होते हैं वहां के वोटर बना दिए जाते हैं। बिहार में एसआईआर पर बवाल के बीच चुनाव आयोग को इन 13 दिनों में 17,665 दावे और आपत्तियां मिली हैं, लेकिन ये सब निजी हैं। चुनाव आयोग ने आज भी चार्ट जारी किया, जिसमें एसआईआर का विरोध कर रही कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की तरफ से एक भी शिकायत नहीं है, जबकि बिहार में विपक्षी पार्टियों के 65,000 से ज्यादा बीएलए हैं। एक अपडेट दे देते हैं कि पुणे की कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने वोट चोरी के मुद्दे से उन्हें जान के खतरे की बात कही, वो बात अब उन्होंने वापस ले ली है। कांग्रेस ने कहा है कि वकील ने ऐसा कहने से पहले राहुल गांधी से सहमति नहीं ली थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जनहित में बात अब उस विवाद की जिस पर देश के एक सूबे में हंगामा मच गया है। भारत कहने को तो शांति प्रिय, लेकिन हकीकत में हंगामा प्रिय देश है। यहां बात बात पर विवाद शुरू हो जाता है, तिल को ताड़ बना दिया जाता है। महाराष्ट्र के चंद शहरों में मीट बंदी के फैसले पर महाभारत छिड़ गया है। खासकर विरोधी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। आजादी, गुलामी और धर्म कर्म की दुहाई भी दी जा रही है। इसकी वजह है मुंबई के करीब ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, जिसे संक्षेप में केडीएमसी भी कहा जाता है। केडीएमसी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन कल्याण डोंबिवली इलाके में मटन, चिकन और मछली यानी नॉनवेज की दुकानों पर तालेबंदी का ऐलान किया, जिस पर सूबे के विपक्षी दल बिफर गए हैं। विपक्ष के नेताओं ने महानगर पालिका से फौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। मांस मछली बेचकर गुजारा करने वाले लोग भी कसाई खाने और मछली मंडी पर 24 घंटे की बंदी का विरोध कर रहे हैं। मीट बंदी पर नेताओं की जुगलबंदी सुने उससे पहले कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के फैसले को भी देखिए। जो फैसला सामने आया है उसमें एक एक करके आपको पॉइंटर्स के साथ जानकारी दे देते हैं। आदेश के मुताबिक 14 अगस्त की रात 12 बजे से 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक 24 घंटे के लिए सभी कसाई खाने और भेड़, बकरे, मुर्गे और बड़े जानवर काटने वाले लाइसेंसी कसाई अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इस दौरान जानवरों की काटने या मांस बेचने पर महानगर पालिका अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। केडीएमसी के मुताबिक 1988 से ही राष्ट्रीय अवसरों पर हर साल ये आदेश जारी होता आया है, जिस पर अब सर्वदलीय विरोध भी सामने आ गया है। कल्याण डोंबिवली की जो महापालिका के आयुक्त थे उनको सस्पेंड किया जाए तो बिल्कुल नॉनवेज खाएंगे। हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। कौन क्या खाए, कौन क्या नहीं खाए, यह हर व्यक्ति विशेष का अपना निजी फैसला है। उसमें सरकार करके कोई दखलंदाजी हो नहीं सकती और होगी भी नहीं।
जो ब्रिटिश कर रहे थे ये आज के लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ तब लड़े से बोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे, वो तय करेंगे क्या? ये जो ऑर्डर है कई जगहों पर 10-15 सालों से 15 अगस्त को लागू है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ये बताए कि मटन कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, कौन से वार को कितने बजकर कितने मिनट को खाना चाहिए। उस चर्चा से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार से बेहुदा फैसला लिया है। अजीबोगरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है। ये सच है कि इस देश में खाने पीने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कुछ खास त्योहारों पर धार्मिक आस्था के मद्देनजर मांस मछली की बिक्री पर रोक भी लगती रही है। चूंकि कल्याण डोंबिवली में 15 अगस्त को ऐसी बंदिश लगी है, ऐसे में कारोबारी और दुकानदार इससे खफा भी हैं और दुखी भी हैं। हमारा पेटी इसके ऊपर है, तो अभी कितना नुकसान होएगा वो बोल नहीं सकता है। 15 अगस्त का बंद करने का इसका क्या मतलब है? 10,000 का नुकसान होता है, हमारा खराब हो जाता है ये मच्छी। ये गलत है, हम लोग का पेट इसके ऊपर है। नहीं 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 करना चाहिए, गलत है ये बात। देखता है सब फेंकने को जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे? हमारा खाटिक समाज जो है अल्पसंख्यक समाज है। रोजी रोटी का जो सवाल है, अगर एक दिन दुकान बंद रखने को बोलेंगे पूरा परिवार उसके पीछे भूखा रहेगा। आपने जो हुक्म दिया है वो हुक्म को आप पीछे ले लिए, फिर हम आंदोलन करेंगे। कभी इतना कठोर कार्रवाई नहीं करी, कभी ऐसे नियम पालन हुआ नहीं। ये दिए है कि जो चालू रखेगा उस पर कड़क कार्रवाई होगी। तो पहले ही हमारे समाज बहुत तकलीफ में है। मीट मछली कारोबारियों और दुकानदारों ने महानगर पालिका से फैसला वापस लेने के लिए बाकायदा लिखित में भी गुहार लगाई है। इस पर केडीएमसी का कहना है कि पाबंदी नई नहीं है, पहले साल भर में ऐसी 6 पाबंदियां लगती रही हैं। खाने पर ये बंदी वाला आदेश नहीं है। 1988 से ये लिया गया फैसला है, जिसमें ये अपेक्षित है कि जो हमारा कत्ल खाना है और जो लाइसेंस मीट जो कत्ल करते हैं और जो बेचते हैं उनके लिए ये 1 दिन की पाबंदी है। साल भर में 6 बार ये पाबंदी दी जाती है। इस कमिश्नर सर के पावर में ये है कि इस पर क्या आगे फैसला लिया जाएगा। डिस्कस करके आगे निर्णय लेना है तो वो करेंगे। वैसे मीट बंदी पर विवाद और राजनीति नई नहीं है। महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अलावा मालेगांव और छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने भी मांस मछली काटने और बेचने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी ऐसे ही फैसले का ऐलान किया है। इसके पहले इसी साल यूपी और उत्तराखंड सरकार ने सावन में कांवड़ यात्रा के रास्ते में मांस और शराब बेचने पर पाबंदी लगाई थी। पिछले साल नवरात्रि के दौरान भी यूपी सरकार की ओर से अयोध्या में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2024 में ही 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में कसाई घरों को बंद रखने की ताकीद की गई थी। 2023 में 30 मार्च को रामनवमी के दिन बेंगलुरु महानगर पालिका ने भी जानवरों के काटने और मांस बेचने पर रोक लगा दी थी। मांस मछली खाने से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। कम से कम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े यही बयां करते हैं। अब उसके बारे में जानिए। 2019 से 2021 के बीच हुए सर्वे के मुताबिक देश की 77% आबादी चिकन, मछली और दूसरे मांस खाती है। इसमें 83% पुरुष, 71% महिलाएं हैं। अब राज्यवार आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, जहां पर 15 अगस्त पर मीट बंदी के ऐलान से बवाल मचा हुआ है, वहां पर 77% लोग मांसाहारी हैं। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में आता है। पूर्वी भारत के बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में 99% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो उत्तर भारत के लद्दाख में 87%, जम्मू कश्मीर में 88%, उत्तराखंड में 75% लोग मांसाहारी हैं। जबकि दक्षिण भारत के केरल की 99% और तमिलनाडु की 96% आबादी नॉन वेजिटेरियन है। पूर्वोत्तर के तो सभी राज्यों में 90 से 99% लोग मांसाहारी हैं। ऐसे में 15 अगस्त के दिन मांस मछली बेचने पर पाबंदी की बात समझ से परे है और इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कल एक चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसकी सबसे ज्यादा चर्चा
चुनाव तो छोटा है लेकिन चर्चा राष्ट्रव्यापी है। देर रात उस चुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी उस चुनाव में विजयी हो गए। रूढ़ी ने बीजेपी के ही नेता और पूर्व सांसद संजीव बालियान को हरा दिया। इस चुनावी नतीजे को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ सी आई हुई है। जीत हार का अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि बीजेपी जीती, कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है। एक एक करके आपको देते हैं जानकारी। जबरदस्त तरीके से इस पर मीम बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी बड़ी ज्यादा उत्साहित है। यहां पर देखिए, बीजेपी पर विपक्ष भारी पड़ गया। कोई ये कह रहा है ठाकुरों की जीत हुई, यूपी बिहार का दबदबा लौटा है, यानी कि अलग अलग तरह की बातें इसमें देखी जा रही है। कुछ लोग इसे जाति के चश्मे से भी देख रहे हैं और ठाकुरों की जीत बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें इसे यूपी बिहार के सियासी दबदबे की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चुनाव हो गया कि इतने तरह के मायने इसकी जीत या हार से निकाली जा रहे हैं। तो दर्शकों को बताते चले, ये चुनाव दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था। क्लब के सेक्रेटरी की कुर्सी के लिए रूढ़ी और बालियान में मुकाबला हुआ। इस चुनाव का अंदाजा आप इससे लगाइए कि कल अमित शाह से लेकर सोनिया गांधी तक बड़े बड़े नेता वोट डालने के लिए पहुंचे थे। क्लब के कुल 1295 वोटरों में से 707 वोट पड़े रूढ़ी को 391, जबकि बालियान को 291 वोट मिले। इस तरह से 100 वोटों से रूढ़ी ने जीत हासिल की और अपना कब्जा बरकरार रखा। चुनाव नतीजों का ऐलान होने के बाद देर रात रूढ़ी समर्थकों ने जश्न मनाया। राजीव प्रताप रूढ़ी ने सबका शुक्रिया जताया। दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन सभी को। अब सवाल यह है कि जब जीत बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी की हुई तो फिर लोग इसे विपक्ष की जीत और बीजेपी के हार के तौर पर क्यों देख रहे हैं। तो इस सवाल के लिए आपको पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान सुनाते हैं। ये क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पायलट, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हमारी महिला सांसद है, उसके लिए स्विमिंग पूल में जगह नहीं है। हम इतने बड़े जो है, मैं दकियानुसी होना जो है अपनी बातों में पसंद करूंगा, लेकिन हमारी महिला जो है वो किसी पुरुष के सामने स्विमिंग नहीं कर सकती। यही क्लब है, यही व्यवस्था है, यही भारत है। निशिकांत दुबे ने यह बयान कल चुनाव के दौरान दिया और इस तरह की बातें वो पहले से भी करते रहे हैं। असल में निशिकांत दुबे ने ही रूढ़ी के खिलाफ बालियान के प्रचार की पूरी कमान संभाली थी। उन्हीं की शय पर संजीव बालियान चुनाव में रूढ़ी को हराने उतरे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसदों के बड़े हिस्से का समर्थन बालियान को था, जबकि निशिकांत दुबे की वजह से विपक्ष ने खुलकर रूढ़ी का साथ दे दिया। चुनाव में बिहार के सर्वदलीय सांसद रूढ़ी के पक्ष में थे। इस राउंड टेबल पर बिहार के अलग अलग दलों के कुछ सांसदों को आप देख सकते हैं जो रूढ़ी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। हमने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक रूढ़ी की जीत में 4 अलग अलग फैक्टर ने काम किया है। पहला यह है कि बिहार के सांसदों का पूर्ण समर्थन मिला है। पूर्ण समर्थन बिहार के सांसदों का मिला है। पार्टी लाइन से हटकर राजपूत जाति के सांसद खुलकर रूढ़ी के साथ आ गए। एनडीए में गैर बीजेपी दल के सांसद रूढ़ी के साथ नजर आए। विपक्ष पूरी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ लामबंद हो गया और इस तरह से लोकसभा राज्यसभा में पर्याप्त संख्या होने के बावजूद विपक्ष समर्थित रूढ़ी की जीत हुई। रूढ़ी के पैनल से विपक्ष के कई नेता सदस्य भी चुने गए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी इसके पहले 4 बार इस पद पर चुनाव जीत चुके थे। अब 5वीं बार उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव तो पहले भी हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब इसकी खूब चर्चा हो रही है, अभी भी जारी है और इसके सियासी मायने अलग अलग तरीके से तलाशे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव की तुलना बिहार के चुनाव से की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रूढ़ी की जीत के मायने कुछ इस तरह से निकाले हैं। उनकी ओर से लिखा गया है,
जब चुनाव गुप्त मतदान से होगा तो तथाकथित चाणक्य साफ तौर पर हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो चाणक्य फिर हार जाएंगे। विपक्ष रूढ़ी की जीत को अपनी ही जीत माने बैठा है। यह भी बड़ा दिलचस्प है। राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं बिहार से और वो जीते, उनकी जीत को विपक्ष अपनी जीत मानकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। बलियान के बहाने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा जा रहा है। भाजपा का अंदरूनी कलह ही उजागर हुआ है और बिहार के माननीय सांसद हैं आदरणीय श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, उनकी जीत हुई है। रूढ़ी जी की बिहार चुनाव में क्या भूमिका होगी, उनको तो बीजेपी ने खुद ही साइडलाइन कर रखा है। उनकी इस जीत से क्या बिहार चुनाव पर प्रभाव पड़ने वाला है? अब तो देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। राजीव प्रताप रूढ़ी का कद बढ़ा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कद घटा है, तो राजीव प्रताप रूढ़ी क्या इंडिपेंडेंट राजनीति करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के मर्जी के खिलाफ वो चुनाव जीत गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको छोटा करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई राजनीति के मैदान की। खबरों में आगे बढ़ते हुए वक्त हो चला है आज के जनहित स्पेशल का। ना अपील, ना दलील और ना वकील, सिर्फ एक बयान और कटघरे में खड़े हो जाते हैं बेजुबान। बात हो रही है चूहों की। झारखंड में हाल ही में चूहों को नशेड़ी बताया गया था और अब चूहों को भ्रष्टाचारी बताने का ताजा मामला भी सामने आ गया है। आरोप है कि इस बार चूहों ने हाईवे को ही खा लिया है। पूरा का पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों जवाबों से अच्छी है इन बेजुबान चूहों की कतरनें। इन कतरनों ने ना जाने सिस्टम के कितने लूप होल की आबरू सील दी। पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता। चूहा समाज एक बार फिर से व्यथित है और व्यथित हो भी क्यों ना, इस बार आरोप हजारों करोड़ रुपए के हाईवे को खाने का जो लगा है। चूहा समाज के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की बड़ी चुनौती आ पड़ी है। चूहा समाज के गले में घोटालों की घंटी बंधने की खबर इस बार बिहार से आई है। पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता। मोकामा बख्तियारपुर के नए नवेले 4 लेन हाईवे की ये तस्वीरें हैं। हाईवे के दोनों तरफ मौजूद स्लाइड स्लोप में बड़ी बड़ी दरारें हैं। इन दरारों से घुसकर नदी का पानी कई फीट ऊपर सड़क पर तैर रहा है। पानी जमा होने की वजह से सड़कों पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अभी भी साइड स्लोप में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। साइड स्लोप जो है वो धंस गया है। मरम्मती कार्य चल रहा है लेकिन भारी बारिश हो रही है, इसलिए जो मरम्मती कार्य चल रहा है उस पर पानी फिर जा रहा है। महज 6 महीने पुरानी इस नए नवेली सड़क की इस दुर्दशा का जिम्मेदार चूहों को बताया गया है। ये जानकारी सूत्रों ने नहीं, साक्षात हाईवे की रखरखाव टीम ने कैमरे पर दी है। क्योंकि पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है तो हमारा जो शोल्डर है वो 1.5 मीटर कच्चा शोल्डर होता है, ग्रेनुलर। तो वहाँ पे कहीं कहीं पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता है। कहीं से पानी का बहाव ज्यादा हो गया तो एक आध जगह टूटा, उसको हम रिपेयर कर देंगे। चूहों पर हाईवे की हालत की तोहमत मढ़ने वाले ये BSCPL के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी इन्हीं की कंपनी को मिली है। मैनेजर साहब का ये दावा 12 अगस्त का है। अगले दिन ही ABP न्यूज की टीम पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मैनेजर साहब के दावों की मरम्मत की जा रही थी। गड्ढों को भरा जा रहा था लेकिन मौके पर ही बारिश ने दावों का पोस्टमार्टम कर दिया। जो मरम्मती का कार्य है वो अब लगभग पूरा हो चुका है। हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते हुए स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल जो है इसके निर्माण में हुआ है। सड़क निर्माण की क्वालिटी पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। देखिए हमारे पाँव भी जो है यहाँ पे धंस रहे हैं। यहीं पर जो अभी निर्माण कार्य जो है वो हुआ है, मरम्मती का जो काम है वो हुआ है। मेरा जूता भी जो है इसमें फंस गया है। भ्रष्टाचार हुआ तभी तो ये सब दिख रहा है। साथ ही ABP न्यूज की टीम ने पाया कि एक दो नहीं, हाईवे में कई जगहों पर गड्ढे हैं। स्थानीय लोगों ने चूहों को हाईवे कुतरते तो नहीं देखा लेकिन खराब क्वालिटी के निर्माण की बात कहकर अधिकारियों पर मलाई खाने के आरोप जरूर लगा रही हैं।
साइड स्लोप में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। साइड स्लोप जो है वो धंस गया है। मरम्मती कार्य चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं तरुण प्रसाद, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके अनुसार सड़क का ये हाल जो है वो चूहों के कारण जो है हुआ है। अगर मटेरियल सही होता है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीमेंट को तो चूहा नहीं खोद सकता है। अब सीमेंट सही यूज नहीं हुआ होगा, ढंग से वो कंक्रीट वगैरह नहीं यूज किए होंगे, तो उसके कारण से वैसा होगा। घटिया है ये सर, ये जैसे कि दिया सीमेंट दिया, हल्का फल्का मात्रा में दिया, ऐसे फट रहा है। वही से हाईवे पर मौजूद बख्तियारपुर पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल मार्च में किया था, जिसके बाद से 4 लेन चालू था। जिस हिस्से में दरार आई है वो हिस्सा नदी के बीचों बीच बना है, जिसमें कई फीट ऊंचे स्लोप बने हैं, जिसे चीरकर पानी हाईवे पर पहुंच गया है और सिस्टम ने सवालों की उंगली चूहों की तरफ उठा दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चूहों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। पिछले महीने ही झारखंड के धनबाद में चूहों पर 800 शराब की बोतल गटकने का आरोप लगा था। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने साल 2017 में बिहार में आई बाढ़ के लिए चूहों को जिम्मेदार बताया था और अब मोकामा बख्तियारपुर हाईवे क्षतिग्रस्त होने का ठीकरा चूहों पर फोड़ दिया गया है। चूहों पर जिस तरह से आरोप बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से चूहा समाज से चूहा न्याय संहिता की भी मांग उठ सकती है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है उसका ठीकरा चूहों पर फोड़ दिया जा रहा है। चूहा बेजुबान, वो अपनी बात कैसे पहुंचाएगा लोगों तक। उधर दिल्ली में कुत्ताबंदी और मुंबई में कबूतरों की दानाबंदी को लेकर समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पक्ष वो है जो मांग कर रहा है कि अदालतें अपने फैसलों पर विचार करें और कुत्ते कबूतरों के खिलाफ दिए आदेश वापस लें, जबकि दूसरा पक्ष इन फैसलों से संतुष्ट दिखाई दे रहा है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज आज फिर से अदालत में सुनाई दी है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में खुद दखल देने का भरोसा दिया है। कल नई बेंच में सुनवाई होगी। उधर मुंबई में कबूतरों को दाना नहीं देने के फैसले के खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा और कह दिया कि दानाबंदी पर रोक जारी रहेगी। हालांकि कबूतरों को दाना देने की मांग को लेकर आज सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर आप तक पहुंचा देते हैं। हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक वकील ने मुद्दा उठाया और उनकी ओर से कहा गया कि पुराना फैसला है कि कुत्तों को भेदभावपूर्ण तरीके से मारा नहीं जा सकता। कहा गया है कि सभी जीवों के लिए दया की भावना होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे बेंच ने पहले ही इस पर आदेश पारित कर दिया है, मैं इसे देखूंगा। ताजा खबर अब ये आई है कि इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेजा गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली या एनसीआर के शहरों में जो भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाए। इसके लिए 8 हफ्ते की समय सीमा भी दी गई थी। गाजियाबाद नगर निगम अब एक्शन में भी आ गया है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश को लेकर फिल्मी सितारों ने भी पुनर्विचार की मांग कर दी है। अभिनेता जॉन अब्राहम, अभिनेत्री रवीना टंडन, जानवी कपूर, वरुण धवन सहित कई फिल्मी हस्तियों ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांग की है कि फैसले को वापस लिया जाए। रवीना टंडन ने कोर्ट के फैसले के बिना, उन्होंने कहा कि ये बिना सोचा समझा फैसला है। जॉन अब्राहम बोलते हैं आवारा नहीं बल्कि ये सामुदायिक कुत्ते हैं। जानवी, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा खान ने भी कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। एनसीआर के कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने के समर्थन और विरोध के बीच देश के अलग अलग शहरों में कुछ नई घटनाएं भी सामने आई हैं। एमपी के खरगोन में एक बच्ची सड़क पर जा रही थी, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। बच्ची भागकर गाड़ी के पीछे छिपी, कुत्ते वहां भी पहुंच गए। एक बाइक सवार ने बाइक रोककर कुत्तों को भगाया, तब जाकर बच्ची को बचाया जा सका। दूसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां एक पालतू कुत्ते ने मालिक पर ही हमला कर दिया। संदीप कुमार अपने पालतू कुत्ते को पसंद करते थे, लेकिन कल उन्होंने कुत्ते को डांट दिया तो उसने हमला करके अपने मालिक का कान काट लिया। उसको उठा के लेके आ रहे थे, तब तक अचानक वो काट दिया और तो हम हाथ लगाए, लेकिन हाथ नहीं, कान पकड़ाया तो कान थोड़ा सा काट दिया। कान काट लिया है? हाँ। कहाँ कुत्ता था? घर पे था, ऊपर था, छत पे। पालतू कुत्ता था? हाँ। आगे बढ़ते हैं। जनहित में अगली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों में आपसी होड़ शुरू हो चुकी है।
तमाम टिकटार्थी पटना पार्टी ऑफिस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, खुद को एक दूसरे से बेहतर बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि चर्चा तो इस बात की भी है कि तेजस्वी यादव अब की बार कांग्रेस की सीटों का कोटा घटाने वाले हैं। पटना के कांग्रेस दफ्तर में काफी चहल पहल है, भीड़ भाड़ है। ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब टिकट के दावेदार हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। विनोद सिंह फूलपरास से, चांदनी बथनाहा से, चंद्रिका यादव टेकारी से, नाजिया हसन दरभंगा से, कामरान हुसैन जहानाबाद और आफरी जाले से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। किसी के माथे पे आपको शिकन नजर आ रहा होगा, किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही होगी। ये इमोशंस का यहाँ मेला लगा हुआ है और चूंकि सबकी कोशिश है कि वो अपना बेहतर दे पाए, और भले हाथ में बायोडाटा की फाइल पतली हो या फाइल थोड़ी मोटी हो, लेकिन उम्मीद सबकी सिर्फ एक है कि विधानसभा का वो सीट हासिल करना जो 2025 में इस बार कांग्रेस के हिस्से आएगा। 100 से ज्यादा लोगों ने अपना दावा पेश किया है, पार्टी के प्रति वफादारी का बायोडेटा पेश किया है। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर सीट से टिकट चाह रहे रवि रोशन तो बायोडेटा के नाम पर मोटी सी किताब ही बनवा कर ले आए। पूरी किताब उठा कर ले आए। हम अभी तक जितने क्रियाकलाप किए हैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़ करके, ये सब है हमारा क्रियाकलाप। जिस तरह राहुल गांधी जी दिखाए हैं मीडिया के सामने, इस तरह उस तरह हम भी दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे क्रियाकलापों को। इसी तरह एक एक सीट से कई दावेदार पहुंचे थे। फूलपरास सीट से विनोद कुमार सिंह और ज्योति झा दोनों ही दावा कर रहे हैं। इस सीट पर अभी जेडीयू का कब्जा है। पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस हारी थी। फुलपरास सीट को जीतने के लिए फुलपरास के माटी का बेटा चाहिए, माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। और चूंकि मैं 2015 में इंडिपेंडेंट लड़ के भी तीसरा पोजीशन पे रहा था। ये आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन चुने जाएंगे? जो पार्टी का जो निर्णय होगा हम लोग को मंजूर है। इसी तरह गया जिले की टेकारी सीट से ओंकार नाथ यादव और चंद्रिका यादव भी दावा जता रही हैं। दोनों ही अपने अपने लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? हम टेकारी से लड़ना चाह रहे हैं। लड़ना है टेकारी से। और पार्टी में हम बहुत पुराने, समझिए 72 में प्रखंड अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष 8.5 साल। इसके बाद पार्टी का कार्य कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा। इसी तरह दरभंगा की जाले सीट से टिकट की चाह लिए बुरके में आफरीन भी पहुंची थी। पति पत्नी दोनों ही इस सीट से टिकट मांग रही हैं, किसी को भी मिल जाए। हम डॉक्टर हैं, सबकी सेवा करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे, कैंप लगाते हैं, सब कुछ करेंगे। पति भी आपके दावेदार हैं, आप भी दावेदार हैं, घर में युद्ध तो नहीं होगा ना? 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब जीत महज 19 सीटों पर हासिल हुई थी। कांग्रेस का दावा इस बार भी 70 सीटों का है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 50 के आसपास सीटें ही देना चाहते हैं। कांग्रेस दफ्तर में दावेदारी के लिए पहुंचे इन लोगों में से किसकी लॉटरी लगेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए 2009 में आपको याद दिलाते चले, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। कहने को नाम 3 इडियट था, पर तीनों किरदार बेहद होनहार थे। लेकिन जो खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं, इसमें मैं कंगाल पाकिस्तान के 3 किरदारों की बात बताने जा रही हूं। ये तीनों हैं तो बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, लेकिन इन्हें अंदाजा तक नहीं है कि जिसे ये धमकी दे रहे हैं उसने ही पिछले दिनों सिर्फ 4 दिन में ही इन्हें मिट्टी में मिला दिया था। सिंधु समझौते को लेकर शहबाज, बिलावल और आसिम मुनिर ने जो गीदड़ भभकी दी है, उसके बाद इन्हें क्या कहा जाए। कटोरेबाज पाकिस्तान का भीख मांगते मांगते हलक सूखने क्या लगा, तो सिंधु नदी के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान मुंह से बाहर आने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अपने 2 पैसे की हैसियत भूलकर
भारत को वही घिसी पिटी गीदड़ भभकी दे रही है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। आपको बता दें कि पिछले करीब 3 दिन में पाकिस्तान की ओर से जुबानी अटैक तेज हो गया है। 10 अगस्त को अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत द्वारा सिंधु नदी के पानी पर बनाए जाने वाले बांध पर 10 मिसाइलें दागने की धमकी दी है। 11 अगस्त को पाकिस्तान के सिंध में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सभी 6 नदियां वापस लाने की गीदड़ भभकी दी और 12 अगस्त को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने एक बूंद भी ना छीन पाने की चुनौती दी है। चाहे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी हो या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या फिर सियासी पैंतरे दिखाने वाले बिलावल भुट्टो, हर कोई भारत को धमकाने की कोशिश तो कर रहा है, पर भूल रहा है कि ये धमकी पाकिस्तान की बदनसीबी की नई वजह बन सकती है। भारत की सेना भविष्य की तैयारियों में जुटी है, तो अभी जवाब देने के लिए देश के कद्दावर नेता खुद ही पाकिस्तान के दुस्साहस पर करारा जवाब दे रही है। ब्रह्मोस है हमारे पास। इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। ये तो क्या बोलेंगे, इनके जो बहुत पहले थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसके बाद ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बोलने से पूर्व उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, इसको जहन में रखें तो बेहतर होगा। धमकी कौन देता है? जो कमजोर होता है। पाकिस्तान का हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर इस जंग को पीओके पर कब्जा लेकर के बंद किया होता तो न जनरल आसिम मुनीर की औकात थी, न शहबाज शरीफ की औकात थी, न किसी और की औकात थी। पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए कि आखिर क्यों पाकिस्तान सिंधु जल संधि स्थगित हुई है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है और अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी सेहत के लिए यही अच्छा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।